आज का एडिटोरियल डिस्कशन हमारा ब्रिक्स से रिलेटेड है। देखो, ब्रिक्स एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इन साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया में। ब्रिक्स एज अ इमर्जिंग ग्रुप है जो इकोनॉमिक फील्ड में कॉपरेशन कर रहा है, ठीक है, और पॉलिटिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा कॉपरेशन कर रहा है। जो बैरियर्स कू हुए हैं म्यांमार और अदर कंट्री में, उसके अगेंस्ट वॉइस भी उठा रहा है, आवाज़ उठा रहा है। तो ब्रिक्स का 15th समिट जो हुआ था वो जोहानसबर्ग अफ्रीका में हुआ था। तो एडिटोरियल का मेन जो टास्क है, जो एडिटोरियल मेन पॉइंट कहना चाह रहा है कि ब्रिक्स की कंट्रीज़ के बीच में कैसे कोऑपरेशन होना चाहिए, कैसे मोदी जी ने इसके एक्सपेंशन पर बल दिया है, कैसे हम ब्रिक्स को एक्सपेंड कर सकते हैं, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन ला सकते हैं, कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है, कोऑर्डिनेशन ला सकते हैं, कोऑपरेशन ला सकते हैं और पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर किसी कंट्री को अपना एक्सपेंशन करना है इन्वेस्टमेंट के फील्ड में, अदर फील्ड में, तो कंट्री को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के लिए कोऑपरेशन लाए और सॉफ्ट पावर, जिसे सॉफ्ट जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। देखो क्या हुआ है, साउथ अफ्रीका ने जोहानसबर्ग में ये समिट हुआ, इसमें बहुत सारी चीज़ों पर सहमति उठी। इसमें देखो, पहले चीज़ है, हमारे लिए थीम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में भी थीम्स अक्सर पूछा जाता है और मेंस में आप थीम यूज़ करोगे तो एग्जामिनर समझता है कि आपने अच्छे से पढ़ा। तो थीम क्या है? ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। आप थीम से समझ सकते हैं कि एक्सेलरेटेड ग्रोथ, हम ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ किया जाना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन को ईजिली अवेलेबल हो सके और हमारी जनरेशन उसे अच्छे से बेनिफिट उठा सके। और नेक्स्ट पॉइंट क्या? इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। देखो, आपको पता है प्रोटेक्शनिज्म की जो पॉलिसी आई ट्रम्प के द्वारा जो प्रोटेक्शनिज्म फैलाया गया, उससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लॉसेस देखने को मिले डेवलपिंग कंट्री को। खासकर आपने देखा होगा, जो इंडिया को टैक्स बेनिफिट दिए जाते थे, जो इंपोर्ट में बेनिफिट दिए जाते थे, वो अमेरिका ने रोक लिए। उसकी वजह से क्या हुआ कि डेवलपिंग कंट्री जो तरक्की कर रही थी, जो उनका एक्सपोर्ट ग्रोथ हो रहा था और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बढ़ोतरी हो रही थी, वो कहीं पर डिक्लाइन देखने को मिला। तो इसी तरह ये बात की गई है कि इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म होना चाहिए। मतलब है कि आप जो ग्रुप हैं, वो पर्टिकुलर टाइप के ग्रुप एक साथ मिलना चाहिए, वो आपस में व्यापार करें, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से आपस में मीटिंग्स करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कॉपरेशन बढ़े और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बढ़ोतरी देखने को मिले, ठीक है। अब क्या आगे क्या बताया गया कि ब्रिक्स ने क्या किया, अफ्रीका ने क्या किया, ब्रिक्स के मेंबर को तो इन्वाइट किया ही किया, उसके अलावा ऑल 55 मेंबर जो अफ्रीकन यूनियन के थे उनको इन्वाइट किया और 20 मेंबर एशिया, साउथ अमेरिका और स्मॉल आइलैंड से इनवाइट किए। तो ओवरऑल क्या हुआ, ग्लोबल साउथ को इनवाइट किया गया ताकि लोगों को बताया जा सके कि ग्लोबल साउथ बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है इन कंपैरिजन टू नॉर्थन, ठीक है, एरिया। देखो, ग्लोबल साउथ वर्ड यूज़ क्यों किया जाता है? ऐसा ये नहीं है कि ग्लोबल साउथ का मतलब कि यही है इक्वेटर की साउथ की कंट्री को बुलाया जाता है, ऐसा नहीं है। ग्लोबल साउथ यूज़ किया जाता है डेवलपिंग कंट्री के लिए और लीस्ट डेवलपिंग कंट्री के लिए। क्यों? क्योंकि क्या हुआ है, वेस्टर्न कंट्री ने रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन करके और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद डेवलपिंग कंट्री का एक्सप्लॉइटेशन करके क्या हुआ, बहुत ज़्यादा तरक्की पाले का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा रिसोर्स रिच हो गए, स्किल डेवलप कर लिया, पॉलिसी अपने हिसाब से बना ली, सारी चीज़ें अपने हिसाब से बना ली। तो ग्लोबल साउथ ये कहना चाह रहा है कि ये अब हमारा टाइम है, हमें रिसोर्सेज को आगे बढ़ाने देना चाहिए और हमारे जो कंडीशन लगाई जा रही है क्लाइमेट से रिलेटेड, वो रिड्यूस की जानी चाहिए। देखो, ब्रिक्स का बेसिक्स देख लो, ब्रिक्स का इमरजेंस कैसे हुआ। देखो, ब्रिक्स का इमरजेंस हुआ एक 2000 में गोल्डमैन सैच करके पेपर रिलीज हुआ था। उस पेपर में बताया गया था जो फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपिंग इकोनॉमी है वो G7 नहीं है, फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपिंग इकोनॉमी आपको ग्लोबल साउथ में मिलेगी। तो क्या हुआ, उसके बाद ब्रिक्स कंट्री ने डायलॉग स्टार्ट किया 2006 में, और जब 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया तो ब्रिक्स इनटू एग्जिस्टेंट में आ गया। मतलब ब्रिक्स एक फॉर्मल
डिक्लेरेशन हो गया। आप ये चीज़ देख लो, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी इसे यूज़ कर सकते हैं एज अ डायग्राम बनाकर कि ब्रिक्स जो है ग्लोबल पॉपुलेशन का 41% रिप्रेजेंट करता है, ग्लोबल जीडीपी का 24% रिप्रेजेंट करता है और ग्लोबल ट्रेड का 16% रिप्रेजेंट करता है। इसके मेंबर कंट्री ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अमेरिका है। ब्रिक्स ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए हैं कोरोना के टाइम पर और क्राइसिस के टाइम पर, इकोनॉमिक क्राइसिस के। देखो ब्रिक्स ने एक इंस्टीट्यूशनलाइज की न्यू डेवलपमेंट बैंक को 2014 में, जो लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है लीस्ट डेवलपिंग कंट्री को और खासकर ब्रिक्स नेशन को, ताकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके, इंस्टीट्यूशनल डेवलप हो सके, एजुकेशन फैसिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ग्रोथ लाई सके। तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक आपको पता ही होना चाहिए, ये ब्रिक्स के द्वारा बनाई गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट। मतलब अगर कोई भी कंट्री में लिक्विडिटी का शॉर्टफॉल हो जाता है, मतलब कि मान लीजिए इंडिया में डॉलर की कमी हो गई, अब डॉलर की कमी होने से क्या होगा? इंपोर्ट डिक्लाइन हो जाएगा, इंपोर्ट डिक्लाइन हो जाएगा, ऑयल एंड गैस इंपोर्ट नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो यहाँ पर भुखमरी फैल जाएगी। तो उस टाइम में क्या होता है? कंटीजेंसी रिजर्व से क्या होता है, कुछ डॉलर दिए जाते हैं ताकि इंडिया की ग्रोथ रेट बढ़ती रहे और यहाँ के लोगों को कोई क्राइसिस का सामना ना करना पड़े। देखो कोई भी कंट्री जब क्राइसिस में आती है तो उस एरिया में पूरा टेररिज्म का बोलबाला होने लगता है, टेरर सिस्टम, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज हो जाते हैं क्योंकि प्रॉस्पेरिटी बहुत डिक्लाइन होने लगती है। तो ये चीज़ आप याद रखना। ब्रिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया वैक्सीन को डेवलप करने के लिए और ब्रिक्स ने इन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ग्रोथ की। इसमें $160 बिलियन का कंट्री का टोटल शेयर है, ठीक है, ट्रेड में। अब आउटकम क्या हुए ब्रिक्स समिट के? आपको ये सब पता होना चाहिए, ये ऐसा नहीं है ये बकवास बोली जा रही है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आउटकम ऑफ ब्रिक्स समिट क्या है? एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का एक्सपेंशन होने को कहा जा रहा है और इसमें सहमति भी बन गई है। 6 न्यू मेंबर इसमें से इंक्लूड किए जा रहे हैं। देखो 2 इसमें से, एक जो है साउथ अमेरिका से है, अर्जेंटीना, ठीक है, 2 अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से हैं, इजिप्ट एंड इथोपिया, और 3 जो है मिडिल ईस्ट से हैं, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। ऐसे ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा जैसे मैं बोल रहा हूँ। साउथ अमेरिका से कौन है? अर्जेंटीना। और साउथ अफ्रीका अफ्रीका से कौन है? कि इजिप्ट और इथोपिया। और मिडिल ईस्ट से कौन है? ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। ये जनवरी 2024 से इनकी मेंबरशिप इफेक्ट में आ जाएगी। जोहान्सबर्ग सेकेंड डिक्लेरेशन लाया गया। इस डिक्लेरेशन में डिसाइड हुआ कि इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल मैटर में ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाएगा और कोऑपरेट किया जाएगा। 3 पिलर पर जोर दिया गया। 3 पिलर क्या है? आप 3 पिलर अगर देखेंगे तो पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, ठीक है, कि स्ट्रेंथन की जाएगी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल को स्ट्रेंथन किया जाएगा, कल्चर और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट आपका बनाया जाएगा। ये वर्ड आप रट लो। ये इंटरनेशनल रिलेशन में क्या होगा, जो भी आर्टिकल आएगा उसमें आप हर कहीं यूज़ कर सकते हैं कि क्या क्या पॉइंट पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। जैसे पॉलिटिकल और सिक्योरिटी, किसी की इंटरनल सिक्योरिटी पर मैटर में इंटरफेयर ना किया जाए, पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेयर ना किया जाए, वर्ल्ड लेवल पर पॉलिटिकली कोऑपरेट किया जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर गौर दिया जाए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कांटेक्ट करें आपस में, रिमिटेंसेज आएँ, हमारे जो कैपिटल ह्यूमन कैपिटल है वो दूसरी जगह कंट्री में काम करे और डेमोग्राफिक डिविडेंड को बल मिले। कल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए, एक कल्चर दूसरे कल्चर को जाने, और पीपल टू पीपल कांटेक्ट तो बहुत ज़रूरी है किसी कंट्री के हार्नेस करने के लिए। अब आगे क्या बात बताई गई है? इनहेंसिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। दोनों ने, मतलब सभी कंट्री ने आपस में डिसाइड किया कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनना चाहिए। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होती है? कि आपकी सॉवरेनिटी का कोई उल्लंघन ना करे। सॉवरेनिटी का मतलब आप जो कंट्री है, आपकी कंट्री में कोई दूसरी कंट्री अटैक ना करे, आपकी ज़मीन ना हथिया ले। जैसे चाइना के केस में देखा गया, बेल्ट रोड इनिशिएटिव हमारी सॉवरेनिटी का उल्लंघन करता है। प्रमोट करना चाहिए पीस को, ठीक है, फेयर इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए, सब मतलब मिलजुल कर एक लॉ बनाए ताकि जो क्राइसिस है उसको निपटा जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए और इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए। ट्रेड इन लोकल करेंसी। लोकल करेंसी को देखो क्यों बल दिया जा रहा है? क्या होता है, डॉलर में जब भी किसी भी कंट्री में
ट्रेड होता है, तो उस केस में क्या होता है, अमेरिका जिस कंट्री पर चाहता है सैंक्शन लगा देता है। तो ब्रिक्स कंट्री का कहना है कि आप लोकल करेंसी में ट्रेड कीजिए, आप लोकल करेंसी को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी कंट्री आपसे ट्रेड करने पर मजबूर हो जाए। जैसे मान लो रुपी है, अब रुपी का जो प्राइस है वो बहुत सालों तक 100-200 सालों तक स्टेबल रहता है और कोई क्राइसिस नहीं आता है, तो ऑब्वियस सी बात है रुपी की वैल्यू बढ़ेगी और रुपी की परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि लोकल करेंसी में ट्रेड कीजिए ताकि हमारा डॉलर पर डिपेंडेंस कम हो सके, और जब डॉलर पर डिपेंडेंस कम हो जाएगी तो डॉलर की वैल्यू गिर जाएगी और हमारी लोकल करेंसी जो है सच एज रुपीज़, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। सभी ने मिलकर इस बार सहमति जताई फर्स्ट टाइम कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म आना चाहिए। देखो चाइना इसमें रिफॉर्म के अगेंस्ट में रहता है क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना परमानेंट मेंबर है, वो नहीं चाहता है इंडिया जो है उसमें परमानेंट मेंबर बने और वो वीटो ले, तो इसलिए चाइना इसके अगेंस्ट में रहता है। मगर फर्स्ट टाइम डिसाइड हुआ कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म आना चाहिए और सिक्योरिटी काउंसिल में भी रिफॉर्म आना चाहिए। इंडिया ने क्या प्रपोज किया, स्पेस कॉपरेशन। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी का कहना है कि स्पेस में एक कंजोर्टियम बनाया जाना चाहिए डिफरेंट कंट्रीज का, और वो स्पेस में रिसर्च करें और वेदर की मॉनिटरिंग करें। मगर ऑलरेडी ब्रिक्स में एक ब्रिक्स सैटेलाइट कंस्टेलेशन चल रहा है, मगर ये इतना इनहेंसफुल नहीं है, इतना ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है। इंक्लूजन इन G20 में अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड करना चाहिए, मोदी जी का कहना है और हमारी इंडिया की तरफ से, और ब्रिक्स नेशन को G20 में कंप्लीटली इंक्लूड करना चाहिए। फ्यूचर रेडी ब्रिक्स को फ्यूचर रेडी बनाना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में कॉपरेशन बढ़ना चाहिए, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए और फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। देखो फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ मतलब है कि आप एआई के फील्ड में ऐसे ऑब्जेक्टिव तैयार कीजिए, ऐसे रूल एंड रेगुलेशन बनाइए ताकि एआई का मिसयूज ना हो सके। फ्यूचर रेडी का मतलब है इकॉनमी डिजिटलाइज होना चाहिए। एजुकेशन का मतलब है कि हाई लेवल की वर्ल्ड क्लास एजुकेशन होना चाहिए ताकि जो हमारे बेरोजगार हैं किसी कंट्री में भी जाकर जॉब कर सके। स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होना चाहिए। अदर प्रोपोजल इंडिया ने क्या किए, बिग कैट प्रोटेक्शन। देखो 5 बिग कैट कंट्रीज, मतलब बिग कैट कंट्री 12 बिग कैट कंट्रीज हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे तो रसिया, इंडिया, म्यांमार, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिग कैट कंट्री मिलेंगी। तो इसमें क्या किया गया है, ड्यू टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट की वजह से क्या हो रहा है, हमारे टाइगर्स के बहुत लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। टाइगर जो है डिक्लाइन हो रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर। इंडिया ने इसमें ग्रोथ की है, अदर कंट्री में इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिली। तो बिग कैट का प्रोटेक्शन होना चाहिए और जो बिल्डिंग है वो रेजिलेंट बनाना चाहिए। देखो आज जो बिल्डिंग्स हैं वो रेजिलेंट बनने की दिशा में चल पड़ी हैं। जैसे क्या होता है, पहले क्या होता था, कहीं भी साइक्लोन आता था और अर्थक्वेक आता था तो इससे क्या होता था, उस एरिया की बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती थी और बहुत डेथ बढ़ जाती थी। प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन एक बार विजन की टेस्ट सीरीज या फिर किसी टेस्ट सीरीज में पूछा गया है कि जो मोर्टिलिटी रेट है उससे क्लाइमेट चेंज से वो घटी है। तो ये बिल्कुल राइट पॉइंट है क्योंकि जो बिल्डिंग है वो बहुत रेजिलेंट बनाई जा रही है, बिल्डिंग को ट्रेडिशनल रूप से संवारा जा रहा है और बहुत अच्छे से उसे डेवलप किया जा रहा है। तो ये एक मतलब ये हमने ब्रिक्स से रिलेटेड पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। आपको ब्रिक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।